Hi guys and welcome back to the channel Deepak Chadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 2nd of June 2023. तो गाइज आज है तारीख 2 जून 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कांगेर वैली नेशनल पार्क को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया। एंशिएंट साउथ इंडिया के रेफरेंस में कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, बताना है ये क्या है। कोरकई, पोम्पुहर और मुचिरी ये किस चीज़ के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए कैपिटल सिटीज़, ऑप्शन बी पोर्ट्स, ऑप्शन सी सेंटर्स ऑफ आयरन स्टील मेकिंग या फिर ऑप्शन डी श्राइन्स ऑफ जैन तीर्थंकर्स। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस टॉपिक की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। कल के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, वहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया था, बट आज हम प्रॉपर रिसर्च के साथ में, प्रॉपर नोट्स के साथ में इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। समझेंगे कि आखिरकार ये न्यूरालिंक प्रोजेक्ट क्या है, जिसके तहत बात की जा रही है कि एक इंसान के दिमाग में चिप लगाने की, और ये पूरा काम कैसे होगा, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हो कि ढेर सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो अभी यहाँ पर इस न्यूरालिंक प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, ये न्यूज़ में क्यों है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। देखो न्यूज़ में क्यों है ये जानने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर आपको इसका बैकग्राउंड जानना होगा। देखो हुआ क्या कि जो ये एलॉन मस्क है, एलॉन मस्क की एक कंपनी है न्यूरालिंक नाम की। तो न्यूरालिंक कंपनी ही क्या कर रही है, इस प्रकार की माइक्रोचिप को बना रही है। ये माइक्रोचिप जो कि इंसान के दिमाग में लगाई जाएगी, अभी तक लगाई नहीं गई है, लगाई जाएगी, ऐसी बात यहाँ पर की जा रही है। इसको लेकर ऑलरेडी यहाँ पे जानवरों के ऊपर ट्रायल हो चुका है। एक बंदर के ऊपर, खासकर जो मैकाओ है उसके दिमाग में ये चिप लगाया गया था। उसके साथ साथ एक सूअर के ऊपर भी यहाँ पर ये ट्रायल हो चुका है। बंदर वाला ट्रायल आई होप आप लोगों ने सुना भी होगा और वीडियोस देखे होंगे, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल थे पहले। तो उस वीडियो में क्या था मैं आपको बता देता हूँ। उस बंदर के दिमाग में ये चिप लगाया गया और वो बंदर कहीं ना कहीं जो वीडियो गेम होता है वो वीडियो गेम खेल रहा था जॉय स्टिक का यूज़ करके। एक प्रॉपर जॉय स्टिक होती है, उसका प्रॉपर यूज़ करके वो गेम खेल रहा था। तो हुआ क्या, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है चिप को दिमाग में लगाने का, ये ऑलरेडी जानवरों के ऊपर ट्रायल किया जा चुका है। तो अब इंसान के ऊपर ट्रायल करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, एलॉन मस्क को एफडीए से, यानी यूएसए की जो ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये जो मंत्रालय है, ये जो मिनिस्ट्री, ये जो बॉडी है, इससे कहीं ना कहीं यहाँ पे परमिशन लेनी थी। बट इसने स्टार्टिंग में तो परमिशन को रद्द कर दिया था, बट अब यहाँ पे परमिशन को दे दिया है, यानी इस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और आने वाले समय पर भी काफ़ी चर्चा होने वाली है न्यूरालिंक प्रोजेक्ट के बारे में। अब ये क्या है मैटर, आओ थोड़ा और डिटेल से चलते हैं डिस्कस करने। दोस्तों आपको भी पता है कि जो टेक्नोलॉजी है ये किस कदर बदल रही है, इसका सबसे सटीक उदाहरण यहाँ पर एलॉन मस्क की जो कंपनी है न्यूरालिंक ये है। दरअसल ये कंपनी इंसानों के दिमाग में कंप्यूटर चिप लगाएगी, जिसकी मदद से ह्यूमन ब्रेन को, एक इंसान के दिमाग को कंट्रोल किया जा सकेगा। और ये जो सीधा दिमाग होगा ना, यानी वो जो चिप होगी बेसिकली वो सीधा कंप्यूटर के साथ में कनेक्टेड होगी, यानी एक इंसान का दिमाग सीधा कंप्यूटर के साथ में कनेक्टेड होगा। मस्क की इस कंपनी को, यानी न्यूरालिंक को, यूएस की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए की साइड से जो क्लिनिकल ट्रायल है उसकी मंजूरी दे दी है। इस वजह से ये न्यूज़ में है। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब क्या होता है, यानी कि अब वे जो इंसान होंगे, इंसानों में चिप लगाकर न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी का टेस्ट कर सकते हैं।
और ये किस तरह काम कर रही है, इसमें क्या क्या संभव हो सकता है आगे, वो सारी चीज़ें टेस्टिंग की जाएंगी। तो क्लिनिकल ट्रायल के लिए उन लोगों को चुना जाएगा जो खुद से, यानी कि इस काम के लिए खुद से राजी हो सकें, जिनका मर्जी हो कि हाँ मेरे शरीर के ऊपर आप ट्रायल करो, मेरे ब्रेन में आप चिप ऐड करके देखो। तो यानी इसके लिए एक फॉर्म जो है वो कंपनी यहाँ पे जारी करेगी। जो भी इच्छुक होगा, जो भी अपनी बॉडी के ऊपर ट्रायल करवाना चाहेगा, वो इस फॉर्म को भर कर उसमें हिस्सा लेगा। फिलहाल अभी भर्ती के लिए जो यहाँ पे पूरी प्रक्रिया है, जो काम वगैरह है, वो अभी शुरू नहीं हुआ है, ऐसा भी यहाँ पर बोला जा रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जिस चिप को दिमाग में लगाया जाएगा वो न्यूरालिंक चिप है क्या। देखो, बिल्कुल सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो एक माइक्रो चिप है, यानी छोटी सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप होगी जो कि इंसान के माइंड को रीड करेगी। और इसकी मदद से कहीं ना कहीं कह सकते हो जो डिसेबल लोग होते हैं, खासकर पैरालिसिस वाले लोग होते हैं, जो चल नहीं सकते हैं या जो देख नहीं सकते हैं, उनको बहुत मदद मिलने वाली है उनके दिमाग में अगर इस चिप को लगा देते हैं। यानी एक चिप आपके दिमाग में लगी है और अभी तक अगर मान लो यहाँ पर चिप दिमाग में लगे तो आप जो सोच रहे हो ना, वो आपका काम हो रहा है। आपका मन कर रहा है, आप सोच रहे हो यार मेरे दोस्त को एक कॉल लगा लेता मैं, यार इस दोस्त को मैसेज कर देता, आप सोच ही रहे हो, वो काम अपने आप हो रहा है। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो इस चिप का आपको ये देखने को मिल जाएगा। यानी कि जैसे मैंने बोला, ये जो न्यूरालिंक चिप है ना, ये कंप्यूटर से कनेक्टेड होगी और इंसान बिना बोले भी कंप्यूटर और मोबाइल पर काम कर पाएगा। यानी चिप आपका माइंड रीड करेगी जो भी आप सोच रहे होंगे, और बिना बोले जो आप सोच रहे होंगे वो एक्शन ले लिया जाएगा, वो एक्शन में सारे काम होते रहेंगे। तो न्यूरालिंक जो चिप है ना, ये विशेषकर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है जो पैरालाइज हैं, नेत्रहीन हैं यानी देख नहीं सकते हैं, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर और भी दिमागी संबंधित कोई और बीमारियां हैं जिससे वो जूझ रहे हैं, तो उनको काफ़ी मदद मिल सकती है इस चिप के माध्यम से। इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानकारी आने वाले समय में ही हमें और पता लगेगी, आखिर कैसे ये चिप सब कुछ ऑपरेट करती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर मैं आपको बता दूं, ये मस्क की जो कंपनी है, इनको अप्रूवल मिला है, तो अभी ये ट्रायल करेंगे। ट्रायल करने के बाद में जो परिणाम होगा वो सारी चीज़ें हमारे सामने निकल कर आएंगी। लेकिन कंपनी ने साफ तौर पर एक वार्निंग जो है इनको दे रखी है कि बिल्कुल सावधानियों के साथ में आपने क्या करना है, पूरा ट्रायल करना है और कोई भी मिस हैपनिंग नहीं होनी चाहिए। ये बात सीधा सीधा FDA की साइड से मेंशन कर दी गई है। एलन मस्क खुद बोलते हैं कि देखो यहाँ पे ये ट्रायल बहुत बड़ा होने वाला है उनके लिए, तो बिल्कुल पूरी डिटेलिंग में यहाँ पर एक रिसर्च की जाएगी, पूरी जानकारी ली जाएगी, सारी जानकारी इकट्ठा होने के बाद ही जाने के बाद में ये कदम उठाया जाएगा, उसके बाद किसी के ऊपर ट्रायल किया जाएगा। आई होप आपको यहाँ पर ये जो मैटर है वो समझ में आया है। अब आने वाले समय पर देखेंगे एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है। तो इस चिप से आप कह सकते हो कि सीधा आपका माइंड कंप्यूटर से कनेक्टेड है। आप जो सोच रहे होंगे वो काम हो रहा होगा। आप सोच रहे होंगे यार दोस्त को मैसेज कर दूं, मैसेज टाइप हो गया है, वो आप सोच रहे होंगे वो एक्शन में यहाँ पर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली जो टेक्नोलॉजी है वो एक दूसरे स्तर पर जा रही है, उसी का यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डेमो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन बन सकता है न्यूरालिंक को लेकर, किसी भी एग्जामिनेशन में, वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है ये न्यूरालिंक क्या है। तो ध्यान रखना, एलॉन मस्क यहाँ पर कंपनी ने जिसने इस प्रकार का जो काम है वो स्टार्ट किया है। न्यूरालिंक को 2016 में फाउंड किया गया था एलॉन मस्क और ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स के थ्रू, और इसी कंपनी ने एक ब्रेन चिप इंटरफेस को यहाँ पर तैयार किया है। उस चिप के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इस चिप के माध्यम से कई सारे पेशेंट्स को रिस्टोर किया जा सकेगा, मतलब कई सारे जो पेशेंट्स हैं, खासकर जो डिसेबल हैं, कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं या देख नहीं सकते हैं, उनकी यहाँ पर हेल्प की जा सकती है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। 2021 में यानी पिछले साल 2021 में पिछले साल एक ट्रायल किया गया था बंदर के ऊपर, ये भी मैंने आपको बता दिया। वो सारी चीज़ें आपको लिखित में यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। चलो फिर आते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आज है तारीख 2 जून, तो क्या कुछ स्पेशल है? बिल्कुल स्पेशल है। आज ही के दिन जो तेलंगाना स्टेट है वो अलग हुआ था। तेलंगाना एक पर्टिकुलर राज्य बना था अलग से, नहीं तो पहले यानी 2014 में 2 जून से पहले वो क्या हुआ करता था, आंध्र प्रदेश के साथ में मर्ज हुआ एक बड़ा सा स्टेट हुआ करता था। बट 2 जून 2014 में ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, आंध्र प्रदेश अलग हो जाता है, तेलंगाना अलग हो जाता है। तो इसी वजह से मतलब आंध्र प्रदेश से, ऑब्वियसली बात है आंध्र प्रदेश पहले से ही था, तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होता है। तो 2014 में हम लोग तेलंगानाज फॉर्मेशन डे की तरह यहाँ पर उसको देखते हैं 2 जून को। ठीक है, तो आज यहाँ पर 2 जून है, लगभग कह सकते हो 10 साल हो चुके हैं तेलंगाना को एक राज्य बने हुए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपने पता होनी चाहिए। अभी पूरा सेलिब्रेशन चल रहा है, सेलिब्रेशन के लिए कुछ दिन रखे गए हैं। इवन आज का द हिंदू का न्यूज़पेपर जो स्टार्टिंग में आप देखोगे कुछ जो पेज है, फ्रंट पेजेस, जैसे ये
सारे पेजेस यहाँ पर तेलंगाना को ही डेडिकेट करे गए हैं कि पिछले कुछ सालों में तेलंगाना में जो सरकार है इस समय पर, तो उन्होंने क्या क्या किया है। इस प्रकार का जो सेलिब्रेशन है वो भी अभी के समय पर किया जा रहा है। ठीक है, तो 10 साल हो चुके हैं तेलंगाना को बने हुए, उसी वजह से ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। लेकिन क्या इतना पढ़ना काफ़ी होगा? कभी नहीं। इसके अलावा छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि आपने पता होनी चाहिए, वो सब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो ये तारीख थी 2 जून 2014, जब आंध्र प्रदेश सेपरेट हो जाता है तेलंगाना से और तेलंगाना एक अलग से राज्य बन जाता है। उस समय पर तेलंगाना हमारा 29th स्टेट बनकर निकला था, 29वां राज्य बना था उस समय पर तेलंगाना। अब यहाँ पर स्टेट की संख्या ऊपर नीचे होती रहती है, जैसे अभी यहाँ पर एक अलग से कदम उठाया था आर्टिकल 370 वाला, तो फिर से यहाँ पर स्टेट की जो नंबर्स है वो चेंज हो गए हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ उस समय पर 29th स्टेट यहाँ पर बनकर निकला था। उससे पहले अगर मैं आपको बताऊँ, एक एक्ट था हमारे पास में, कानून था आंध्र स्टेट एक्ट 1953। तो इस एक्ट के माध्यम से हमारे भारत देश का पहला राज्य एक बना था भाषा के आधार पर, लिंग्विस्टिक स्टेट जो है। तो भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था, जिसको हम लोग स्टेट ऑफ आंध्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ आंध्रा कैसे बना था? भाषा के आधार पर बना था, इस वाले आंध्रा स्टेट एक्ट 1953 के माध्यम से। इसमें हुआ क्या था कि जो स्टेट ऑफ मद्रास, जो कि आज के समय पर तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, स्टेट ऑफ मद्रास से जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ हैं, ठीक है, वो यहाँ पर अलग हो गया था, जिसके बेसिस पर स्टेट ऑफ आंध्रा बनाया गया था। ये बात थी 1953 की। फिर उसके 3 साल बाद एक और एक्ट आया, मतलब एक और एक्ट हमारे पास में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत यहाँ पर क्या किया गया, जो अलग से, मतलब तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ अलग हो गए था ना, तमिलनाडु से जो अलग एरिया हो गया था, तो हैदराबाद का ये वाला स्टेट और आंध्र प्रदेश का स्टेट, दोनों को मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। ठीक है, आंध्र स्टेट जो अलग हुआ था, ध्यान रखना, और तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ ऑफ हैदराबाद, दोनों को मर्ज कर दिया गया। मिलाने के बाद में एक आंध्र प्रदेश पूरा राज्य बनाया गया। फिर कुछ समय तक ये राज्य ऐसे चलता रहा। देन उसके बाद आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 आया। इसके बेसिस पर फिर से यहाँ पर आंध्र प्रदेश टूट गया 2 सेपरेट स्टेट्स के अंदर में। एक तो आंध्र प्रदेश बन गया सेपरेटली, और दूसरा यहाँ पर एक तेलंगाना बन गया, मतलब आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना निकल कर आया, फॉर्मेट हुआ। कब? 2014 में 2 जून को। तो ये यहाँ पर इसका बैकग्राउंड डिटेल्स हुआ। बाकी आपको बताइए, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, और इसके आसपास के जो बॉर्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो तेलंगाना के आसपास कई सारे स्टेट्स जो कि अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये नॉर्थ साइड से बाउंड्री को शेयर करते हैं, कर्नाटका वेस्टर्न साइड से, और आंध्र प्रदेश साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है तेलंगाना के साथ में। तेलंगाना के आपको 4 इंपॉर्टेंट आइकन्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ की स्टेट बर्ड कौन सी है। तो स्टेट बर्ड में यानी राज्य पक्षी की बात करेंगे तो पलपिता, जिसको इंडियन रॉलर या ब्लू जे के नाम से भी जानते हैं। स्टेट एनिमल कौन सा है? तो यह जिनका यानी कि डियर। स्टेट ट्री कौन सा है? तो जम्मी चेतू, यानी कि इसका साइंटिफिक नेम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। फिर उसके बाद में स्टेट फ्लावर की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्लावर का नाम है तांगेडू, ठीक है, तानेट्स कैसिया। तो ये यहाँ पर स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल, स्टेट ट्री, स्टेट फ्लावर ध्यान रखना। क्यों? वनडे एग्जामिनेशन वाले खासकर ध्यान रखना, वनडे एग्जामिनेशन में यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल रिकग्निशन की। देखो, तेलंगाना में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगा। रमप्पा टेम्पल, रमप्पा टेम्पल बेसिकली मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काकतीय स्टाइल को यहाँ पर डिनोट करता है। तो ये जो टेम्पल है, इस टेम्पल का जो फाउंडेशन है वो सैंड बॉक्स टेक्निक से बनाया गया है। कभी मैं आपको समझाऊंगा सैंड बॉक्स टेक्निक, जिससे यहाँ पर कोई भूकंप वगैरह आता है तो उसके ऊपर, मतलब उसका असर टेम्पल के ऊपर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो रमप्पा टेम्पल है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया गया है। ये भी आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा। उसके अलावा सादरमठ एनिकट और साथ ही साथ में पेदा चेरुवू, ये 2 भी यहाँ पर कह सकते हो कि इनको भी इरिगेशन स्ट्रक्चर हेरिटेज के अंदर में रजिस्टर किया गया है। यानी कि यहाँ पर ग्लोबल रिकग्निशन वाली भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं वो आपको बताया गया। नेशनल पार्क की बात करेंगे तो 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको तेलंगाना में देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? कासू ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क, दूसरा महावीर हरि वनस्थली नेशनल पार्क, हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, और तीसरा है यहाँ पर मृगवनी नेशनल पार्क। ठीक है, ये आपके नेशनल पार्क्स हो गए। उसके अलावा कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को आप रीड कर लेना एक बार। ठीक है, कवल टाइगर रिजर्व हो गया, उसके बाद में किन्नरसेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, मंजीरा क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुना सागर श्रीसाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
ठीक है, प्रणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोचरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी आपको तेलंगाना में देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स हैं, स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, कैपिटल, और इसका यहाँ पे हमने फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना, ये बैकग्राउंड डेटा वनडे एग्जामिनेशन के लिए फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंक कर पाओगे। देखो, एक तरफ इंडिया नेपाल में दोस्ती हो रही है, उसके बारे में चर्चा की जा रही है, दोस्ती पहले से ही है, रिलेशंस के बारे में। दूसरी तरफ नेपाल के काफ़ी सारे लोग नाराज़ हो चुके हैं इंडिया के एक कदम की वजह से जो कि इंडिया ने रिसेंटली उठाया है। आपको पता है कि 28 मई को पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था, और पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था उस समय पर हमारे पीएम मोदी ने एक जो मैप है, खासकर मतलब वो मैप अखंड भारत की तरह दिखाया गया है ना, तो वो जो मैप है वो यहाँ पर उन्होंने दिखाया, वो मैप भी वहाँ पे बनाया गया है पार्लियामेंट के अंदर में ही। तो वो जो मैप है उसकी वजह से जो नेपाल है काफ़ी नाराज़ हुआ। नेपाल क्यों नाराज़ हुआ वो सब आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इस वाले टॉपिक की बात करते हैं। बोला जा रहा है कि जो देखो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं प्रचंड साहब, वो अभी 4 दिन की विजिट पर आए भारत में, अभी भी वो भारत में ही हैं। ये देखोगे पीएम मोदी के साथ में इनकी मीटिंग चल रही है, कई सारे मिनिस्टर्स से ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। तो इंडिया और नेपाल ने मिलकर अलग अलग जो अग्रीमेंट्स है वो साइन कर लिए हैं, एनर्जी को लेकर और ट्रांसपोर्ट को लेकर। पीएम मोदी बोलते हैं कि देखो, इंडिया नेपाल के बीच में जो ये बॉर्डर है, बॉर्डर कभी भी यहाँ पर एक रुकावट नहीं बनना चाहिए, दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस हमेशा से ही मजबूत होने चाहिए। तो यहाँ पे जो पुष्प कुमार दहल यानी प्रचंड हैं, यानी कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं, ये 4 दिन के विजिट पर हैं। इनका काफ़ी सारे मिनिस्टर्स के साथ में ऑलरेडी मीटिंग हो चुका है, उसके साथ साथ पीएम मोदी के साथ में मीटिंग हुई है, जहाँ पे मेन मकसद रखा गया है कि नेपाल के साथ में इंडिया मिलकर क्या करे, एक रामायण सर्किट को बनाए। रामायण सर्किट का मतलब यहाँ पर यह एक प्रकार की ट्रेन चलाई जाएगी जो कि राम जी से संबंधित जितनी भी जगहें, जितनी भी प्लेसेस हैं उनको कनेक्ट करेगी। एक इंसान को यहाँ पे राम जी से संबंधित जितनी भी प्लेसेस को घूमना है, कुछ प्लेसेस नेपाल की देखने को मिलेंगी, इंडिया की देखने को मिलेंगी, तो वो यहाँ पर एक ही सर्किट का यूज़ करके एक ही बार यहाँ पर पेमेंट करके और सारी प्लेसेस को यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं जो कि राम जी से रिलेटेड हैं। इस प्रकार के कई सारे सर्किट्स ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट किए जा चुके हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। तो इंडिया और नेपाल दोनों मिलकर इस सर्किट के ऊपर जल्द से जल्द काम करें, इसके ऊपर डिस्कशन किया गया। उसके अलावा इंडिया नेपाल के बीच में एक ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन हो चुका है। ट्रांजिट एग्रीमेंट से क्या होगा कि जो नेपाल की पॉपुलेशन है, नेपाल की आबादी है, उनको इंडिया का इनलैंड वाटरवेज का जो पानी का रास्ता है उसका एक्सेस यहाँ पर इन सभी लोगों को मिल जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया और नेपाल का जो विज़न है वो विज़न यही है कि हम आपस में अच्छे से अपने रिलेशंस को मिलाकर चलें, कोऑपरेट करें और इस रिलेशन को एक लॉन्ग टर्म रिलेशन में यहाँ पर चेंज किया जाए। उसके अलावा यहाँ पर दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हुए हैं, खासकर पावर सेक्टर को लेकर। मैं आपको बता दूँ, एक एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ है पावर ट्रेड एग्रीमेंट, ये भी यहाँ पर इंडिया नेपाल के बीच में साइन किया गया है। और पावर ट्रेड एग्रीमेंट के तहत क्या बोला गया है कि नेपाल के यहाँ से लगभग 10,000 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इंडिया इंपोर्ट करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बांग्लादेश तक जाएगी, उसके लिए भारत नेपाल को सहारा देगा, क्योंकि नेपाल से वो इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश में तभी जा सकती है जब वो इंडिया को क्रॉस करेगी। तो इंडिया यहाँ पर जगह देगा नेपाल को वो इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से मिलकर ये कोऑपरेशन चल रहा है। उसके अलावा दोनों साइड्स के जो अलग अलग कह सकते हो कि बॉडीज़ हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, मीटिंग्स हैं, वो यहाँ पर हुई हैं। बोला जा रहा है कि अलग अलग बॉडीज़ के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पर साइन किया गया है। उसके अलावा रिसेंटली यहाँ पर दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं ये एक वीडियो लिंक के माध्यम से इन्होंने एक सेरेमनी है वो यहाँ पर अटेंड की थी, गोरखपुर बुटवल ट्रांसमिशन लाइन को यहाँ पर स्टार्ट करने की, ठीक है। ये सेरेमनी भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। उसके अलावा कह सकते हो कि ये तो रिलेशंस के अंदर में मैंने आपको बताया क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं, इसको लेकर ये डिस्कशन किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये तो रिलेशंस के अंदर अच्छाइयाँ हो गई, उसके बाद वही रिपीटेड चीज़ें हैं पावर लाइन को लेकर, बाकी सारी चीज़ों को लेकर। तो आप यहाँ पर इसको ना पढ़ो, बस जितना बताया है उतना पढ़ो, किस किस प्रकार के एग्रीमेंट्स हुए हैं। ये तो अच्छाई चीज़ होगा कि ठीक है यहाँ पर आए हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखोगे तो इंडिया नेपाल के रिलेशंस में कहीं ना कहीं दरार है। दरार किस चीज़ को लेकर है, वो है प्लेसेस को लेकर, कुछ जगहों को लेकर। फॉर एग्जाम्पल वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। उससे पहले ये समझो ये वाला आर्टिकल क्या बोलता है। एक मुराल अखंड भारत का पार्लियामेंट में रखा गया है। अब वो दिखता कैसा है, पहले वो पिक्चर देखो। तो पार्लियामेंट में इस प्रकार का जो मुराल है वो भी लगाया गया है, जैसा आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये क्या दर्शाता है, ये अखंड भारत को यहाँ पर दर्शाता है।
और यहीं पर ऊपर आपको ये नेपाल दिख रहा होगा, नेपाल का एग्जैक्टली लुम्बिनी दिख रहा होगा। लुम्बिनी के बारे में कई बार मैंने चर्चा की है, आपको पढ़ाया है लुम्बिनी के बारे में, है ना, याद होगा। तो ये लुम्बिनी आपको दिख रहा होगा। तो लुम्बिनी किस में दिखा दिया इन्होंने, इंडिया के हिस्सों में दिखाया है, ठीक है। तो इस प्रकार का अखंड भारत जो ये मैप दिखाया गया है, ये जो मुराल दिखाया गया है पार्लियामेंट में, इसकी वजह से नेपाल के अंदर में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। उनका कहना यहाँ पर यह है कि जो लुम्बिनी आपने दिखाया है ना, वो नेपाल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्यों, याद आ रहा होगा, मैंने पढ़ाया भी है पहले कई बार, हमने लगाया है। लुम्बिनी वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध जी का वो बर्थ प्लेस है लुम्बिनी, वो जगह एग्जैक्टली आज भी बनी हुई है। तो इंडिया उस पर्टिकुलर एरिया पे क्लेम कर रहा है, जो कि नेपाल उस एरिया को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता है। नेपाल का एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा वो ये लुम्बिनी, तो इंडिया ने अपने मैप में दिखा लिया। इस प्रकार से यहाँ पे जो कंट्रोवर्सीज है वो यहाँ पर एरप्ट होती हुई नज़र आती हैं। इससे यहाँ पे नेपाल की पॉलिटिकल पार्टीज़ का कहना यह है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आता है। हम कैसे विश्वास करें भारत के ऊपर अगर भारत हमारे हिस्से को अपने इंडिया के हिस्से में दिखाता है तो। उसके बाद यहाँ पे मैप कंट्रोवर्सीज इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि नेपाल ने अपनी साइड से भी एक मैप जारी कर दिया। इसके रेस्पॉन्स में नेपाल ने एक मैप पब्लिश किया जिसमें जो काला पानी वाला रीजन है वो नेपाल के अंदर इन्होंने दिखा दिया। काला पानी वाला रीजन जो कि भारत के पास में है, तो भारत का हिस्सा उन्होंने अपने मैप के अंदर शो करके दिखाया, उस वाले मैप को पब्लिश कर दिया इस अखंड भारत के मैप के रिस्पॉन्स में। अब वो वाला मैप कौन सा है जो नेपाल ने दिखाया है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ एक बार। दोस्तों, इस वाले मैप को लेकर बहुत लंबे समय से कंट्रोवर्सी है। अब ये समझने के लिए ये वाला जो पिक्चर है ये बेस्ट है। यहाँ पर आप देखोगे, अगर मैं एक ओरिजिनल मैप आपको दिखाऊं तो वो ओरिजिनल मैप कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, ये वाला, ठीक है। ये वाला ओरिजिनल मैप है। इस वाले ओरिजिनल मैप में जो रेड कलर का ये दिख रहा है आपको, ये नेपाल है। इधर यहाँ पे ये भारत का टेरिटरी है, भारत का हिस्सा है। लेकिन हुआ क्या, नेपालियों ने नेपाली वर्जन का मैप जो है यहाँ पर दिखाया है। और वो नेपाली वर्जन का मैप कैसा यहाँ पर दिखाया है, ये ऊपर देख सकते हो। नीचे वाले मैप में देखो, नीचे वाला मैप में बस इतनी टेरिटरी है, ये ओरिजिनल वर्जन है। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, जितना मैंने यहाँ पे बनाया है, इसको मैंने येलो कलर से रंग दिया है, ये जो हिस्सा ये इंडिया का हिस्सा है। लेकिन नेपाल ने यहाँ पर जो अपना मैप दिखाया उसमें जो ये काला पानी वाला हिस्सा है, लिपू लेक, लिम्पियादुरा, वो बेसिकली अपने वाले हिस्से में दिखाया है, ये वाला रीजन, ठीक है। ये इंडिया का हिस्सा है लेकिन उन्होंने अपने मैप के अंदर शो किया। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ चुका होगा, ये कंट्रोवर्सीज चल रही हैं मैप को लेकर। नाउ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ अगले आर्टिकल पर आते हैं। ये आर्टिकल पूरी तरह से प्योर पॉलिटी से आप लिंक कर सकते हो। पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। लॉ कमीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, सेडिशन लॉ के बारे में जानेंगे, क्या है सेडिशन लॉ। तो हुआ क्या, पहले ये मैटर समझो। जो हमारा लॉ कमीशन है ना, अभी ये 22वां लॉ कमीशन चल रहा है, आपको पता होगा 22nd लॉ कमीशन चल रहा है। तो इस लॉ कमीशन ने बोला है कि जो सेडिशन लॉ है, यानी राजद्रोह को लेकर, देशद्रोह को लेकर जो कानून है ना, इसको आप रख सकते हो, लेकिन सेफ गार्ड्स के साथ में रखना होगा, तभी काम बनेगा। मतलब इस कानून को बनाए रखा जा सकता है। अब बनाए रखा जा सकता है, इसका मतलब क्या है? देखो, मतलब यह है कि पिछले लंबे समय से मांग की जा रही है कि भाई इस कानून को हटा दिया जाए। जो ये राजद्रोह का कानून है इसको ख़त्म कर दो, सरकार इसका मिसयूज़ कर रही है। ऐसी बातें यहाँ पर बोली गई हैं पिछले कुछ समय में। पूरी तरह से कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, कई एडिटोरियल्स पब्लिश हुए हैं, मैंने डिस्कस किए हैं कि सेडिशन लॉ को हटा देना चाहिए, अंग्रेज़ों के समय का कानून है ना, इसने हमारे फ्रीडम फाइटर्स को ही इस कानून ने सज़ा दी है, इसको हटा देना चाहिए। अंग्रेज़ चले गए, अंग्रेज़ों ने अपने देश से ये कानून हटा दिया, लेकिन हम अभी भी इसे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन लॉ कमीशन बोलता है ठीक है, हम सेडिशन लॉ को बनाए रख सकते हैं, रिटेन रख सकते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे सेफ गार्ड्स भी होने चाहिए। यानी ऐसा हमें इंश्योर करना होगा कि इस कानून का कोई उल्लंघन ना हो या इसका कोई मिसयूज़ ना हो, सरकार इसका गलत उपयोग ना करे। इस चीज़ का भी यहाँ पर मेन फोकस रखना होगा। ये बात अभी रिसेंटली बोली गई है, ठीक है। तो अभी लॉ कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन है, वो आपको देखने को मिल जाएंगे, अवस्थी साहब, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो हमारा सेडिशन लॉ है इसके बारे में कहाँ पर चर्चा हुई है, इंडियन पिनल कोड में, आईपीसी के अंदर में सेक्शन 124A में आपको ये सेडिशन लॉ देखने को मिलेगा, राजद्रोह का कानून।
अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग में लेकर चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो ये सब कुछ थोड़ा सा पास्ट के बारे में समझाया गया है, इतिहास के बारे में समझाया गया है। तो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड समझाता हूँ ताकि आप एक लिंक बना सको, चीज़ों को समझ सको कि आखिरकार किस मैटर के ऊपर चर्चा की जा रही है। सेडिशन लॉ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? देखो, इस कानून को स्टार्टिंग में सबसे पहली बार कौन लेकर आया? 17वीं सेंचुरी में इंग्लैंड के अंदर में लेकर आया गया था। और इंग्लैंड में जब कानून बनाने वाले लोग थे ना, वो ये मानते थे कि जो सरकार होती है, सरकार के प्रति केवल और केवल अच्छे ओपिनियंस होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के लिए बोलेगा तो अच्छा ही बोले, बुरा ना बोले, और बुरा बोलेगा तो सीधा हम क्या मानेंगे? उसे मानेंगे राजद्रोह या फिर देशद्रोह। और उसी के लिए सेडिशन लॉ लेकर आया गया 17वीं सेंचुरी में। फिर बाद में इस कानून को ओरिजिनली 1837 के अंदर में ड्राफ्ट किया गया थॉमस मैकले के थ्रू, और फिर इंडियन पिनल कोड के अंदर में बाद में इस सेडिशन लॉ को ऐड कर दिया गया। इंडियन पिनल कोड में खासकर कहाँ पर है तो मैं आपको बता दूं, 1870 की बात थी कि वैसे इंडियन पिनल कोड 1860 में आया था, ठीक है, अंग्रेजी लेकर आए थे। अब हुआ क्या कि इसके 10 साल बाद 1870 में सेक्शन 124A को यहाँ पर इसी इंडियन पिनल कोड में ऐड कर दिया गया। ऐड करने वाले व्यक्ति थे सर जेम्स स्टीफन। और फिर उसके बाद में आज भी हम क्या कर रहे हैं? उसी इंडियन पिनल कोड को, जो कि 1860 को बिलोंग करता है, आज भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और आज भी यहाँ पे हम लोग सेडिशन लॉ का यूज़ कर रहे हैं। अब सेडिशन लॉ क्या बोलता है? तो आईपीसी में सेक्शन 124A के अंदर में सेडिशन लॉ के बारे में एक प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है। ये बोलता है कि सेडिशन एक अपराध है, एक कानून है, जब एक व्यक्ति बोलकर, लिखकर, अपना साइन करके या अपना विजिबल रिप्रेजेंटेशन देकर एक हेट्रेड फैलाता है, सरकार के प्रति यहाँ पर एक नफ़रत फैलाने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं वो एक सेडिशन के कैटेगरी में आ जाएगा, यानी वो एक अपराध माना जाएगा, वो देशद्रोह, राजद्रोह की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोला गया। हालांकि यहाँ पर यह भी चीज़ मेंशन है कि सरकार के प्रति यहाँ पे नफ़रत फैलाना है तो यहाँ पे उसके खिलाफ ये सेडिशन लॉ काम करेगा। लेकिन अगर सरकार किसी पॉइंट पर गलत काम कर रही है, वो बात रख देना, तो वो बात रखने पर कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं कि सेडिशन के चार्जेस लगा सको। लेकिन अभी के समय पर यही तो मिसयूज़ है कि अगर कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश करता है तो सेडिशन के चार्जेस सरकार लगा सकती है उसके खिलाफ, भले ही वो सही बात ही क्यों ना रख रहा हो। समझ गए? तो ये क्या है? ये एक मिसयूज़ है, ये यहाँ पर दुरुपयोग है इसका। तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी सेडिशन रखे रहो, बनाए रखो, ऐसा यहाँ पे लॉ कमीशन की साइड से स्टेटमेंट निकल कर आया है। इवन यहाँ पे बोला गया है कि मान लो अगर किसी को सेडिशन के चार्जेस में पकड़ा जाए तो वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कोई बेल नहीं मिलती है, प्लस इसको यहाँ पे कह सकते हो कि पनिशमेंट जो है इसमें 3 साल से लेकर उम्र कैद की सज़ा दी जा सकती है और फाइन भी ऐड किया जा सकता है। जिस भी व्यक्ति के ऊपर यहाँ पर सेडिशन के चार्जेस लगेंगे उसके बाद सरकारी नौकरी होगी तो छीन ली जाएगी, प्लस यहाँ पे नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो गवर्नमेंट जॉब से काफ़ी दूर रहेगा। पासपोर्ट वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा और उसको कहीं ना कहीं कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे जब कोर्ट उसको बुलाएगा। तो वही बोला जा रहा है कि भैया सेडिशन लॉ के साथ कई सारे प्रॉब्लम हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये कॉलोनियल एरा का रेलिक है, यानी कि अंग्रेज़ों के ही अवशेष हैं ये जो आज हम यूज़ कर रहे हैं। इवन यहाँ पर इस सेडिशन लॉ का यूज़ किया गया लोकमान्य तिलक जी को, महात्मा गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू जी, भगत सिंह जी, इन सभी यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स है इनके खिलाफ यहाँ पर सेडिशन चार्जेस लगाए गए थे, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल के खिलाफ यहाँ पे बोला कुछ ना कुछ। तो ये बात यहाँ पर एग्जैक्टली मेंशन की जा रही है। समझ गए क्या मैटर चल रहा है? बट यहाँ पे लॉ कमीशन बोलता है कि ठीक है आप इसको बनाए रखो, लेकिन ध्यान रखना सेफगार्ड्स, मिसयूज़ ना हो इसका बिल्कुल भी। अब ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, फटाफट इसको डिस्कस करते हैं। दूसरा रेलिवेंट पॉइंट है और आपके पॉलिटी का एक छोटा सा पोर्शन जो है यहीं से कवर हो जाएगा। तो रिसेंटली लॉ कमीशन ऑफ इंडिया न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं ऋतुराज अवस्थी, जिनका पिक्चर आप देख पा रहे होंगे। इनको चेयरपर्सन बनाया गया था 22 यानी 22वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का। इस लॉ कमीशन को 2020 में यहाँ पर तैयार किया गया था, 22वें लॉ कमीशन को, ध्यान रखना है। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक नॉन स्टैचुरी बॉडी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार भी क्वेश्चन बना था, याद होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैचुरी बॉडी को लेकर। ठीक है, तो यहीं पे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एक नॉन स्टैचुरी बॉडी है जिसको सरकार ने बनाया है, सरकार बनाती है टाइम टू टाइम। ठीक है, जैसे 22 लॉ कमीशन चल रहा है, ये समाप्त होगा, दूसरा लॉ कमीशन बनेगा। तो इसी प्रकार का जो ये 22 लॉ कमीशन है, जो पहला लॉ कमीशन बना था आज़ाद भारत में, जब देश आज़ाद हो चुका था, तो उस समय पर जो पहला लॉ कमीशन बना था वो 1955 में बना था, 1955 में, 3 साल के टर्म के बेसिस पर। और जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले भी लॉ कमीशन हुआ करता था, और उससे पहले पहला लॉ कमीशन कब हुआ करता था? तो ब्रिटिश राज के समय पर, अंग्रेज़ों के समय पर 1834 में बनाया गया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत।
ठीक है, जिसको यहाँ पे चेयर किया था लॉर्ड मैकेले ने। तो अगर हम बात करें कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब का पहला लॉ कमीशन, तो वो 1834 का बना हुआ है। और देश की आज़ादी के बाद का पहला लॉ कमीशन कब बना था नए नियमों के साथ में, वो 1955 में बना था, 1955 में। और अभी यहाँ पर कौन सा लॉ कमीशन चल रहा है, 22वां लॉ कमीशन चल रहा है। अच्छा, इसको क्यों बनाया जाता है, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है जो हमारी मंत्रालय है लॉ और जस्टिस को लेकर, उसको एडवाइस देना। उसके लिए यहाँ पर एक एडवाइजरी बॉडी का ये काम करता है। प्लस जो भी कानून है हमारे, या कानून एग्जिस्ट करते हैं या कुछ नई चीज़ लेकर आनी है, उसको रिव्यू करना। इंडिया में जितने कानून एग्जिस्ट करते हैं आज के समय पर हैं कानून, उनको यहाँ पर देखना, रिव्यू करना, कहीं यहाँ पर कोई चीज़ गलत तो नहीं है, या कोई बदलाव होना है तो उसके अंदर रिफॉर्म्स करने का काम भी ये जो हमारा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है वो करता है। ठीक है, अब कंपोजिशन की बात है, इसमें होता कौन कौन है? तो जैसे मैंने बोला, एक तो चेयरपर्सन होते हैं जो कि आज के समय पर ये हैं। तो एक फुल टाइम चेयरपर्सन के अलावा भी कुछ मेंबर्स होते हैं। जैसे एक तो चेयरपर्सन हो गए अलग, उसके अलावा इसमें 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। कितने? 4, जिसमें एक मेंबर सेक्रेटरी भी होते हैं। तो लॉ एंड लेजिस्लेटिव जो सेक्रेटरी होते हैं ना लॉ मिनिस्ट्री में, वो बेसिकली यहाँ पर एक्स ऑफिशियो मेंबर भी कहलाते हैं इस कमीशन के। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जैसे ये 4 मेंबर हो गए ना, 4 मेंबर के अलावा भी इसके अंदर 5 और पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। कौन से? पार्ट टाइम मेंबर्स। उसके अलावा एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इस कमीशन को हेड कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं, या फिर वो हाई कोर्ट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं, वो रिटायर्ड होने चाहिए। तो वो यहाँ पर इस कमीशन को हेड करेंगे। जैसे आज के समय पर ये जो हैं हमारे ऋतुराज अवस्थी जी इस कमीशन को हेड कर रहे हैं। ये हाई कोर्ट के यहाँ पर रिटायर्ड जज रह चुके हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ठीक है, अब ये जो लॉ कमीशन है इसने कई बार ना अब अलग अलग रिकमेंडेशंस दी हैं कि भाई हमें यहाँ पे बदलाव करना चाहिए। तो अगर हम इतिहास देखें तो जो लॉ कमीशन है इसने अपनी जो 262वीं जो रिपोर्ट लेकर आया था, उस रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दिया था कि जो डेथ पेनल्टी है, जो मौत की सज़ा दी जाती है, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। वो मौत की सज़ा नहीं देनी चाहिए। जो क्राइम बहुत ही ख़तरनाक हो, मतलब कि टेररिज्म से रिलेटेड, आतंकवाद से रिलेटेड है ना, देश के खिलाफ जा रहा है, कोई व्यक्ति देश के खिलाफ पूरा युद्ध करवा रहा है, तो उसको छोड़ने के बाद में यहाँ पर किसी को इतनी सज़ा नहीं देनी चाहिए, किसी को मौत की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अगर कोई बिल्कुल घिनौना अपराध है तो बिल्कुल मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। इस प्रकार की बात लॉ कमीशन ने मेंशन की थी। उसके अलावा लॉ कमीशन ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में बताया था। इसकी रिपोर्ट थी कि भाई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्शंस जो है उसके अंदर कुछ बदलाव करने चाहिए। 1999 में रिपोर्ट आई थी और सजेशन दिया था कि लोकसभा के और स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस है वो साथ में होने चाहिए। इसी प्रकार से क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 आपको देखने को मिलेगा, जिसने आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 को रिप्लेस कर दिया है। ये भी यहाँ पे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की साइड से अप्रूवल आया था। मतलब इन्होंने अलग अलग सजेशन दिए कि भैया ये करना चाहिए कानून में सुधार करने के लिए। ठीक है, तो ये प्रकार के जो कदम है वो पहले भी उठाए गए हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नीचे आपको 2 आर्टिकल देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आर्टिकल ये है जो कि NCERT को लेकर डिस्कस करता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उसको कहते हैं NCERT। तो अभी आपको पता है NCERT का जो सिलेबस है वो चेंज किया गया, थोड़ा रैशनलाइजेशन यहाँ पे किया गया है। मेन मकसद यह है कि देखो, जो बल्कि सिलेबस था उसको यहाँ पे कम किया गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला जाता है कि कुछ टॉपिक्स रिपीटेड हैं, यानी जो क्लास 9 में पढ़ा वही 10th में है, जो 11 में पढ़ा वही 12 में है, 10 में पढ़ा वो 11 में है। तो इस प्रकार के जो रिपीटेड टॉपिक्स है वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग वाली किताबों से ख़त्म कर दिए गए हैं। ख़त्म करने का मकसद है यहाँ पर हटा दिए गए हैं, जिससे सिलेबस जो है काफ़ी कम हो चुका है। तो इसमें क्या हुआ, क्लास 10th की बुक जो है केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है खासकर, वहाँ से पीरियोडिक टेबल को हटा दिया गया है। तो NCERT ने यहाँ पर कह सकते हो डिसाइड कर लिया है, मतलब अभी हटाया नहीं है, डिसाइड किया है कि हम जो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल का वो क्लास 10th की साइंस वाली किताब से NCERT से हटा देंगे। क्यों? क्योंकि वो बच्चा क्लास 11th में जाकर फिर से पीरियोडिक टेबल पढ़ेगा, क्लास 11 में फिर से पीरियोडिक टेबल है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, क्लास 10th में ही उसको हटा देंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो NCERT ने इस प्रकार के जो चेंजेस है वो नोटिफाई पहले ही कर दिए थे जून 2022 में। इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं। काफ़ी लोगों का कहना यहाँ पर यह है कि देखो ये NCERT का गलत कदम है। गलत कदम इसलिए है क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि क्लास 10th के बाद में अपना स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज़ में चले जाते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख पाओगे जो साइंस वाला बच्चा है उसको ही केवल अवसर मिलेगा पीरियोडिक टेबल पढ़ने का,
क्योंकि क्लास 10 में हटा दोगे तो क्लास 11th में पीरियोडिक टेबल, इस वजह से आपने क्लास 10 से हटा दिया। तो क्लास 10 में अगर बच्चे होते तो सभी को पढ़ना पड़ता। लेकिन अभी क्या है कि क्लास 10 से बच्चा जब क्लास 11 में जाकर स्ट्रीम चेंज कर लेता है, अलग अलग स्ट्रीम्स में चला जाता है। जो साइंस स्ट्रीम में होंगे केवल उन्हीं को ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ने को मिलेगा, वही पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे। जबकि पीरियोडिक टेबल आज के समय पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो तो सभी को पता होना चाहिए। भले ही पढ़ लेते हैं लोग, भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और स्टेप्स भी यहाँ पर एनसीईआरटी ने उठाने के लिए बोला है। एनसीईआरटी ने ऑलरेडी काफ़ी सारा जो सिलेबस है ना वो डिलीट कर दिया है। जैसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, फ्रीडम फाइटर, इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, उसके अलावा कई सारे और इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे जम्मू एंड कश्मीर को लेकर जो एक फैक्ट था कि जम्मू एंड कश्मीर ने इंडिया में यहाँ पर जब जम्मू कश्मीर ऐड हुआ था तो वो एक प्रॉमिस के बेसिस पर हुआ था कि जो जम्मू एंड कश्मीर है एक ऑटोनॉमस स्टेट रहेगा। ठीक है, ये वाला फैक्ट हटा दिया गया है। उसके अलावा मुगल कोर्ट्स का इतिहास ख़त्म कर दिया गया है। 2002 का जो यहाँ पर कम्युनल राइट था गुजरात के अंदर में, उसका रेफरेंस ख़त्म कर दिया गया। नक्सलाइट मूवमेंट, उसके अलावा मेंशन ऑफ दलित राइटर्स वर ऑल्सो ओमिटेड, ये भी यहाँ पर हटा दिए गए हैं सीबीएसई सिलेबस से। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें वो हटा दी गई हैं, जिसको लेकर थोड़े बहुत इश्यूज़ यहाँ पर हो रहे हैं, कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हो रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि देखो अभी डार्विन थ्योरी को भी हटाने का यहाँ पर मेन मकसद काफ़ी कॉन्सेप्ट रखा गया था कि डार्विन की थ्योरी हटा दी जाएगी, है ना। तो इस प्रकार के कई सारे जो टॉपिक्स है वो ऑलरेडी डिलीट कर लिए गए हैं और भी चूज़ करे जा रहे हैं कि ये टॉपिक्स आगे भी हटाए जाएंगे। बट मेन इशू क्या था वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आता है। अगले आर्टिकल में यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आधे से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होने वाली है इंडिया की 2027 तक, वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू मिलेगी हमें। रिन्यूएबल सोर्सेज से हम जनरेट कर रहे होंगे। रिन्यूएबल सोर्सेज का मतलब है सोलर एनर्जी, यानी कि सूर्य के माध्यम से जो एनर्जी जनरेट हो रही है, हवा के माध्यम से जो एनर्जी है वो जनरेट कर रहे होंगे 2027 तक। मतलब 2027 तक आधे से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रही होगी। अभी बिजली कहाँ से आती है? तो अभी ज़्यादातर जो बिजली हम लोग जनरेट करते हैं उसका मेन सोर्स है कोयला। कोयले को पावर प्लांट में जलाया जाता है, जलाने के बाद में कई सारा पोल्यूशन होता है और जलने के बाद में जो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है। तो वो चीज़ ख़त्म करके पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। तो वही बोला जा रहा है कि रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर आने वाले समय पर मेन फोकस हमारा रहने वाला है। इंडिया जो है इंटरनेशनली यहाँ पर पहली बात प्रॉमिस कर चुका है कि हमारे देश में 2030 तक हम क्या करने वाले हैं, अपनी जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के माध्यम से हम एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, इस कैपेसिटी को हम बढ़ा देंगे। ठीक है, और 2027 तक हम लोग क्या करेंगे, इंडिया में जितना बिजली का उत्पादन हो रहा है उसका आधे से ज़्यादा बिजली का उत्पादन केवल रिन्यूएबल सोर्सेज से हो रहा होगा बस। इसके अलावा काफ़ी सारे परसेंटेज दे रखे हैं, ये आपने ध्यान नहीं रखना है, तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत इसमें कुछ है ही नहीं। उसके अलावा सीधा सीधा यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ओवरऑल इंडिया में सोलर एनर्जी का स्टेटस क्या है। क्योंकि जब बात करते हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी की तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी बनती है वो सोलर एनर्जी से ही बनाते हैं, सोलर पैनल का यूज़ कर रहे होते हैं, वहीं से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा होता है। तो सोलर एनर्जी का ओवरऑल स्टेटस क्या है? देखो अक्टूबर 2022 तक की अगर हम डेटा देखें तो 61 गीगावाट जो सोलर पावर है वो यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है इंडिया में, और ये बात खुद पार्लियामेंट के अंदर में मेंशन की गई है। उसके अलावा इंडिया ने अपना एक एम्बिशियस एक इम्पॉर्टेंट सा टारगेट रखा है, जिस टारगेट के अंदर बोला है कि 2022 के अंत तक हम 175 गीगावाट तक एनर्जी को जनरेट करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। बट एक टारगेट हमारा है कि 2030 तक 500 गीगावाट तक की एनर्जी हम केवल और केवल सोलर एनर्जी से जनरेट कर रहे होंगे। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हो एक गोल जो है वो सेट किया गया है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा। हम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया कहीं ना कहीं सेकंड लार्जेस्ट मार्केट बन चुका था एशिया में नए सोलर पावर प्लांट, जो नए सोलर ये फोटोवोल्टेक कैपेसिटी है इस मामले में। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने जर्मनी को पहली बार पीछे छोड़ दिया था। जर्मनी को छोड़कर इंडिया आगे निकल गया था सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन के मामले में। और जून 2022 तक की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान और गुजरात ये टॉप राज्य निकल कर आए हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा सोलर पावर जो है आज के समय पर जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन अभी कहीं ना कहीं राजस्थान गुजरात में है। उसके अलावा महाराष्ट्र में भी आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा सोलर पैनल्स लगाए गए हैं और बहुत सारी जो बिजली है वो केवल सूर्य की ऊर्जा से जनरेट की जा रही है। ये बात क्लियर हो गई। बाकी सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए कई सारे जो इनिशिएटिव्स है वो उठाए गए हैं, जैसे सोलर पार्क स्कीम को चलाया गया है। सोलर पार्क स्कीम के अलावा यहाँ पर रूफटॉप सोलर स्कीम, जहाँ पर लोगों की छतों के ऊपर यहाँ पे सोलर पैनल्स लगाने के लिए लोगों को एंकरेज किया गया है, लोग अपनी छतों पर सोलर पैनल्स लगाएं। उसका सृष्टि स्कीम हो गया,
सृष्टि की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया। ये जो स्कीम है ये भी क्या करता है, रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे प्रमोट करता है, यानी कि लोग अपने घरों की छतों के ऊपर खासकर सोलर पैनल्स को लगाएं, जिससे यहाँ पर वो क्या करें, सोलर एनर्जी को जनरेट करें। तो सोलर पैनल्स के माध्यम से सोलर एनर्जी को जनरेट करते हैं, जिनकी उतनी रिक्वायरमेंट होती है, जितना घर में बिजली चाहिए उतना वो यूज़ कर लेते हैं। जो बची कुची बिजली होती है वो यहाँ पर वो बेच भी देते हैं ट्रांसमिशन लाइन को, डिस्कॉम सेक्टर्स को। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये था यहाँ पे पूरा क्लैरिटी हो गया। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नवाएंगे बिजनेस पेज पर, देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। तो ये इकोनॉमी के लिए काफ़ी रेलिवेंट है। देखो हर महीने क्या होता है ना, हर महीने के बाद जैसे दूसरा महीना आता है, फॉर एग्जांपल अभी मई का महीना ख़त्म हुआ, जून में हम एंटर कर गए, तो पूरे मई के महीने का स्ट्रक्चर क्या रहा है, मई में इकोनॉमी किस लेवल पर रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसा ग्रो किया है, इंडस्ट्रीज़ कैसी ग्रो करी हैं, उसको लेकर सारा डेटा हमें जून में पता चलता है। ऑब्वियसली पूरा महीना खत्म होगा तभी तो डेटा निकालेंगे। तो अभी मई का महीना खत्म हुआ, आज है तारीख 2 जून। 2 जून को हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग डेटा आ चुका है कि मई के महीने में हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसा काम कर रहा था, वो हमने पता चलने वाला है। तो इसके लिए पूरा एक इंडेक्स तैयार होता है, ध्यान रखना, PMI करके। PMI का मतलब होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये इंडेक्स कहीं ना कहीं स्कोर देता है। तो इस स्कोर में कहीं ना कहीं मई के महीने का डेटा काफ़ी अच्छा निकल कर आया है। मई के महीने में लगभग 58.7% तक यहाँ पे देखने को मिलेगा। कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुई है मई के महीने में। पिछले 31 महीनों में इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई है जितनी मैन्युफैक्चरिंग पिछले साल मई में हुई है, मई 2023 में हुई है। ठीक है, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है। 58.7 का यहाँ पर स्कोर दिया गया है परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स में। तो ये PMI होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस खाली ध्यान से चीज़ों को सुनते हुए चलना। परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स बेसिकली एक सर्वे किया जाता है, यानी कि जगह जगह जो बिज़नेस हैं उनसे पूछा जाएगा, पूछताछ की जाएगी हर एक व्यक्ति से कि पिछले महीने यानी कि मई के महीने से आप पहले देखोगे अप्रैल के महीने में कैसे मैन्युफैक्चरिंग था, मई के महीने में कैसा मैन्युफैक्चरिंग, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इनसे पूछी जाती हैं। तो सर्वे किया जाता है, लोगों से पूछा जाता है, पूछने के बेसिस पर यहाँ पे क्या होता है, ये जो पूरा इंडेक्स है इसको यहाँ पर तैयार करते हैं। ठीक है, और PMI के अंदर में जो नंबर दिया जाता है महीने को, वो 0 से लेकर 100 के बीच में दिया जाता है। ठीक है, 0 से लेकर 100 के बीच में, जैसे अप्रैल के महीने में क्या स्कोर है, 0 से लेकर 100 के बीच में नंबर होगा। तो मई के महीने में अभी कौन सा नंबर है, तो मई के महीने में यहाँ पर बोला जा रहा है 58.7 का नंबर यहाँ पर दिया गया है मई के महीने को। और हमेशा ध्यान रखना, जिस भी महीने के अंदर में स्कोर जो है 50 से ऊपर होगा तो मतलब लगा लेना कि उस महीने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो किया है, और इससे कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ा सा गिरा है नीचे। 50 रहेगा मतलब अगर 50 ही है तो मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ है, 50 से ना कम ना ज़्यादा। लेकिन 50 से कम है तो गिरा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और 50 से ऊपर है तो बढ़ा है। और अगर यहाँ पे पिछले महीने के कंपैरिजन में, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अप्रैल के महीने में सपोज यहाँ पर 53 था, मई के महीने में 58 हुआ, तो ऑब्वियसली अप्रैल के महीने के कंपैरिजन में मई के महीने में ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की गई है। समझ गए इस बात को। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पूछा जा सकता है कि ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कौन तैयार करता है। इसको कंपाइल किया जाता है IHS मार्केट के थ्रू, और ये दुनिया भर में और भी कई सारे देशों के लिए इस प्रकार का जो इंडेक्स है वो रेडी करता है। बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन ये है कि इस इंडेक्स का फ़ायदा क्या होगा, इंपॉर्टेंस क्या होगा। देखो, इससे कहीं ना कहीं हम अपने इकोनॉमी को अच्छे से जान सकेंगे, इकोनॉमी को लेकर एक एक्सपेक्टेशन कर सकेंगे। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स एक सबसे ज़्यादा ट्रैकिंग वाला सेक्टर बन चुका है। इसको बहुत ज़्यादा लोग ट्रैक करते हैं दुनिया भर में कि भाई इस महीने मैन्युफैक्चरिंग कैसी रही है, इस महीने मैन्युफैक्चरिंग कैसी रही है, तो एक अच्छा डेटा देने का यहाँ पर एक काम करता है। उसके अलावा हम लोग इकोनॉमी को लेकर सारी डिटेलिंग्स यहाँ पे निकाल सकते हैं इस वाले इंडेक्स को यूज़ करके। उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प करता है। हमारी जो सेंट्रल बैंक्स हैं, खासकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसको कोई अगर ब्याज का जो दर है, इंटरेस्ट रेट जो है, अगर वो सेट करना है तो इंटरेस्ट रेट सेट करने के लिए वो इसी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके पास में भी यहाँ पर एक डेटा रहेगा कि हाँ पिछले महीने मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई थी, तो एक अंदाज़ा लगा सकेंगे आगे की इकोनॉमी का। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो PMI कौन पब्लिश करता है, कैसे होता है काम, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। चलो, वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो अप्रैल का महीना था हमारा, अप्रैल के महीने में इस इंडेक्स में 57.2 का स्कोर दिया गया था, और मई के महीने में 58.7 है। तो मई का महीना सबसे बढ़िया है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन या सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हुई है, ऐसा कह सकते हैं। चलते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। ना दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारा वो भी हिंदुस्तान टाइम्स का।
मैंने पहले ही बोला था आपसे कि मैं ये आर्टिकल डिस्कस करूंगा सेंसस को लेकर, जनगणना को लेकर। आपको पता है कि वैसे हमारा एक जो नया सेंसस है वो आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी काफ़ी डिले हो चुका है। अभी हमारे पास में जो लेटेस्ट सेंसस है वो 2011 का है। 2011 की जनगणना का यूज़ कर रहे हैं। वैसे 2021 में सेंसस आना था, बट कोविड-19 की वजह से डिले हो गया। तो अभी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर इस साल के एंड तक हमें कुछ सेंसस मिले। तो वही बताया जा रहा है कि क्या डिफरेंस रहेगा, सेंसस का इंपॉर्टेंस क्या, और सेंसस में जो इतनी देरी कर दी है उसके नुकसान क्या है। बहुत शानदार आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल। आपको ये तीनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर करेगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों के एस्पेक्ट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ऐसी आर्टिकल पर मेरा थोड़ा ज़्यादा फोकस होता है कि ज़्यादा रेलिवेंट हो। और सेंसस को लेकर क्योंकि तैयार हो रहा है, इस साल आने के चांसेस, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर इस बार आपका जो क्वेश्चन है वो भी तैयार हो जाए सेंसस को लेकर। ठीक है, तो हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटोरियल है। एडिटोरियल सेक्शन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है दोस्तों। मुझे पता है काफ़ी से लोग पसंद करते हैं, मैसेज भी करते हैं, सर एडिटोरियल सेक्शन देखने आते हैं हम, खासकर इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि मैं ज़्यादा यहाँ पे मतलब लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उस पर कम फोकस करके मैं फैक्ट्स के ऊपर फोकस करता हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में किसी के पॉइंट ऑफ व्यू काम नहीं करने वाले हैं, फैक्ट्स काम करने वाले हैं, आपका तर्क काम करने वाला है। आप फैक्ट के बेसिस पर बात करोगे तो कोई नकार नहीं सकता है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पर अगर आप बात करोगे तो आपको यहाँ पर कोई भी नकार सकता है, आपको इंटरप्ट कर सकता है, चाहे वो इंटरव्यू में सामने वाला बैठा हो। ठीक है, तो आपके पास में तथ्य होंगे, उसके साथ में बात करोगे तो कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ यार, ये फैक्ट है, खासकर समझ रहे हो इस बात को। चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। और आज का जो मेंस का क्वेश्चन होने वाला है वो इसी एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड होने वाला है, तो बहुत अच्छे से सुनना दोस्तों। एक छोटी सी बात और है, प्लीज़ इसको सुन लो। अगर जिसको नहीं सुनना है आप थोड़ा सा 1-2 मिनट स्किप कर देना। देखो यार, मेरे पास में काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आती हैं, और पहली बात 2-3 दिनों से मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आए, सर आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो चुके हो मेंस वाले ग्रुप को लेकर, बार बार आप मैसेजेस को ऑफ कर देते हो, रात में ऑफ कर देते हो। ऑफ करने के पीछे का रीज़न है, कई सारे लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग अपने लिंक वगैरह शेयर कर देते हैं, कहीं का भी कोचिंग मटेरियल का लिंक डाल देते हैं, डेटा डाल देते हैं। कल खैर मैंने खुद से न्यूज़पेपर मांगा था, तब काफ़ी लोगों ने शेयर किया था। उससे पहले लोग खुद से अखबार डाल देते थे, तो उससे कॉपीराइट इश्यूज़ आने के बहुत सारे दिक्कत हैं। पहले भी कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से 2 बड़े बड़े चैनल हमने खोए हुए हैं। दूसरी चीज़ यार, लोग ना बातों में लग जाते हैं कि भाई यहाँ पर मेरा ये है, मेरा ऑप्शनल ये है, मेरा वो है। यार ऐसी बातें ना करो। आपको ये बातें करनी है तो आप ग्रुप में ना पर्सनल जाके कर ले सकते हो। ठीक है, आपके पास टाइम ही टाइम है वहाँ पे। ग्रुप में केवल आपने आंसर लिखना है, आंसर लिखकर सेंड करना है। दूसरी चीज़, आंसर को रिव्यू करने के लिए आपने उधर से कोई दूसरा व्यक्ति रिव्यू कर रहा है तो उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, बस इतना काम करना है। और एक चीज़ और है दोस्तों, काफ़ी कंप्लेंट्स आई हैं कि सर बहुत सारे लड़के हैं, मतलब लड़कियों की साइड से कंप्लेंट आई है, लड़के हैं जो कि जाके मैसेज कर रहे हैं उनको। यार ऐसा ना करो, मतलब ये कोई बात नहीं होती। आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, और मैं आपको बता दूँ ऐसी कई सारी कंप्लेंट्स मेरे पास में आई हैं फीमेल एस्पिरेंट्स की साइड से, जिनका कहना यह है कि उनके पास में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और फालतू के मैसेजेस, जब रिप्लाई नहीं आते तो उल्टा सीधा मैसेज करने लगते हैं। तो यार ऐसा बिल्कुल, ऐसी एक्टिविटीज़ क्यों कर रहे हो, मत करो। पहली चीज़ यहाँ पे आपको बता दूं, अगर एक फॉर्मल कंप्लेंट हो जाती है ना आपके खिलाफ, एक फॉर्मल कंप्लेंट भी लॉन्च कर दी जाती है, तो सीधा आप साइबर पुलिस के रडार में आ जाओगे। अगर यहाँ पर किसी के साथ में जाकर, फीमेल एस्पिरेंट के साथ में जाकर गाली गलौज करके बातचीत कर रहे हो, इस प्रकार की बातचीत कर रहे हो, तो सीधा यहाँ पे साइबर पुलिस के रडार में आ जाओगे। आपका जो यूपीएससी देने का जो सपना है ना, वो ख़त्म हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए टर्मिनेट हो जाएगा। आप एग्ज़ाम से बिल्कुल बाहर हो जाओगे अगर जैसे यहाँ पर साइबर पुलिस के रडार में आ गए, करियर ही बर्बाद हो जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखो। और पहली चीज़, आप सब लोग यहाँ पर यार 18+ हो, एडल्ट हो चुके हो, अच्छा खासा यहाँ पर आप एग्ज़ाम के लिए, इतने बड़े एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि उस ग्रुप में वो लोग हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वही पहुँच पाएंगे उस ग्रुप के अंदर में। और इतना ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम ये, जो सीधा आपको यहाँ पर ऑफिसर बनाएगा। आपके पास में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचना होगा। लेकिन आप यहाँ पे इस प्रकार की एक्टिविटी करोगे तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट नहीं बन सकते। उसके अलावा मैंने आपको यार एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिया है कि आप सीधा यहाँ पे अपना आंसर राइटिंग लिख कर सेंड करो और आपस में अपना जो आंसर है वो रिव्यू करो, उसी के लिए यूज़ करो ना। ये चीप एक्टिविटीज़ के लिए आप इसको क्यों यूज़ कर रहे हो। देखो, लड़कियों के लिए मेरा एक सजेशन भी है, प्लीज़ यहाँ पर इस बात को ध्यान से सुनना है, एक जनरल सजेशन। अगर इन सब चीज़ों से बचना है और अपने दिमाग की शांति को यहाँ पे बनाए रखना है, तो उसके लिए अपनी जो डीपी है और अपना जो नेम है वो यहाँ पर पब्लिक से हाइड कर दो। अपना डीपी और अपना नेम यहाँ पर हटा देना। अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स का यूज़ करो। अपना जो यूज़र नेम है वो कोई यहाँ पर ऐसा कुछ भी रख सकते हो, मतलब ना लड़की ना लड़के का नाम रख के किसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। ऐसा जेंडर न्यूट्रल नाम रख दो, कुछ भी यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना।
आप सब ज़िंदगी के एक बड़े मिशन पर हो यार, फैमिली के सपने पूरे करने के लिए आए हो, फैमिली के सपने पूरे करने हैं। लेकिन ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जब मैं सुनता हूँ और जब स्क्रीनशॉट भेजते हैं कोई फीमेल एस्पिरेंट, तो यार बड़ा वो लगता है कि मतलब कितना, मतलब तुम्हारे पास इतना समय भी बच रहा है कि तुम यहाँ पर इस एक्टिविटी के अंदर ये काम कर रहे हो। मतलब ये एक्टिविटी तुम्हारे, इसके लिए इतना सारा समय मिल रहा है, इससे अच्छा पढ़ाई कर लो यार। और फिर जब बहुत ज़्यादा ये हद हो जाती है ना, मतलब चलो एक आध आया, मैं समझा देता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ उनसे, है ना, उसके बाद यहाँ पर जिसने किया है मैसेज उसको मैसेज कर देता हूँ। लेकिन जब ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लगा है, पहले के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा ये इंक्रीज़ हो चुका है, तब से ही मैंने यहाँ पर ग्रुप को थोड़ा ऑफ भी करना स्टार्ट कर दिया है, ग्रुप पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगानी स्टार्ट कर दिया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि अगर आप नहीं मानोगे ना और इस प्रकार की कोई यहाँ पर चीज़ें बनती रहेंगी, तो मैं ग्रुप को ऑफ ही रखूँगा। आप मैसेज नहीं कर सकोगे, केवल आंसर सेंड कर सकोगे। केवल अपना आंसर सेंड करो और अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो रिव्यू दे सकते हो, बस काम ख़त्म, उसके अलावा कुछ नहीं। चलो खैर, फिलहाल बहुत हो गई बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसके बारे में प्लीज़ ध्यान रखना और इसको लेकर यार एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनने की कोशिश करो। चलो खैर, एडिटोरियल था हमारा डिले इन डेसेनियल सेंसस, जो जनगणना है उसके अंदर काफ़ी डिले हो चुका है, उसको लेकर आर्टिकल है। क्यों लिखा गया है, राइटर ने इस आर्टिकल को क्यों लिखा है? क्योंकि अभी यहाँ पर जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, इनका नए ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। होम मिनिस्ट्री ने बोला है सरकार श्योर करेगी कि जब भी हमारा ये सेंसस आए, मतलब कभी भी आए, अभी कोई इतनी प्रॉपरली पता नहीं है, तो जब भी सेंसस आता है तो एक स्मार्ट तरीके से हम लोग सेंसस को बनाएं। लेकिन बिल्कुल ये चिंता वाली बात है कि 2021 में ये सेंसस आना था, लेकिन काफ़ी लेट हो चुका है, 2023 आ चुका है, बट ये जनगणना आई नहीं। 2023 भी आधा निकल चुका है, जून का महीना आ चुका है, बट इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिली नहीं है। सेंसस होता क्या है? सेंसस बेसिकली लोगों की काउंटिंग की जाती है। जनगणना यानी कितने लोग हैं देश में, उनकी काउंटिंग की जाती है। लेकिन क्या ये केवल काउंटिंग होती है? नहीं, काउंटिंग के अलावा इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर गांव में कितने लोग हैं, शहर में की पॉपुलेशन कितनी है, लोग नौकरी क्या कर रहे हैं, फार्म सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा दूसरे सेक्टर्स में लोग कितने काम कर रहे हैं, मार्जिनल वर्क कौन सा है, कहाँ पर माइग्रेशन हुआ है ना, मतलब कहाँ कहाँ से मतलब लोग हैं जो कि एक अपना घर छोड़ कर आके दूसरी जगह पर काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कौन सी भाषा लोग बोल रहे हैं, कितनी भाषा बोलने वाले लोग हैं, उसके अलावा लोगों का जो रहना सहना है उसकी क्वालिटी क्या है, ये सारा का सारा डेटा यहाँ पर इस सेंसस के अंदर में जनरेट किया जाता है। सेंसस क्या होता है? तो सेंसस बेसिकली एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस पे हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कंपाइल करते हैं, एनालाइज करते हैं और पब्लिश करते हैं डेमोग्राफिक डेटा को, जो हमारी जनसंख्या है उनके डेटा को, उनका डेटा, इकोनॉमिक डेटा, सोशल डेटा, लोगों का रोज़गार क्या है, कितना कमाने वाले कितने लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इस जनगणना के अंदर पता चलती है। तो पॉपुलेशन को लेकर इस प्रकार का जनगणना की जाती है। ये जो सेंसस है एक हमें डिटेल पिक्चर देता है, एज को लेकर, कितनी उम्र के कितने लोग हैं इंडिया में, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, जेंडर्स को लेकर सारा डेटा हो गया, एजुकेशन का डेटा, लिटरेसी रेट कितना है, एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार कितना मिला है, लोगों की इनकम कितनी है, हाउसिंग, ऐसी प्रकार की कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पर ये जो जनगणना है ये प्रोवाइड करवाने का काम करता है। ये डिटेल पिक्चर हम लोग को देता है, ठीक है। और हर 10 साल में जनगणना होती है, ये आपने ध्यान में रखना है। और कौन करता है इसको कंडक्ट कौन करता है? तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आते हैं, वो सेंसस एक्ट 1948 का यूज़ करके इस प्रोविज़न के तहत यहाँ पे इस प्रकार से हर साल 10 साल में, मतलब हर 10 साल में जनगणना को कंडक्ट करवाते हैं। जनगणना 2 फेसेस में की जाती है, फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़। फर्स्ट फेज़ में यहाँ पर हाउसिंग सेंसस किया जाता है, घर के अंदर जाके हाउसिंग कंडीशंस, हाउस की इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें, हाउस के अंदर में ये सारी चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं। सेकंड जो फेज़ होता है इसमें यहाँ पर पॉपुलेशन को लेकर एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से कितने लोग हैं, लिटरेसी रेट क्या है, माइग्रेशन कितनों क्या है, तो ये सारा डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइटर बोलते हैं कि जनगणना का इतिहास क्या है, कब से जनगणना शुरू हुई हुई है, यहाँ पे ये पता होना चाहिए। जो इंडिया में पहला सेंसस हुआ था वो 1872 में हुआ था, ध्यान रखना। इंडिया का पहला प्रॉपर और सिंक्रोनस सेंसस यानी पूरे देश में जो जनगणना हुआ था, इसकी शुरुआत यहाँ पे हुई थी। कब हुई थी? 1881 में, ठीक है। तो अंग्रेज़ों के थ्रू इस प्रकार की शुरुआत की गई और तब से यहाँ पे कह सकते हो कि हर 10 साल में इस प्रकार की जो जनगणना है वो की जाती है। जो लेटेस्ट सेंसस है इंडिया का वो 2011 का है, 2011 में आखिरी जनगणना की गई थी। तो अब यहाँ पे जो अगली जनगणना है वो बेसिकली 2021 में होनी थी, बट कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन हो गई और अब यहाँ पे आगे कब होगी इसके बारे में कोई प्रॉपर जानकारी नहीं है। सवाल यह है कि क्यों, ज़रूरत क्या है इसकी? चल रहा है तो जैसा देश चल रहा है,
देखो, अब जनगणना का इंपॉर्टेंस क्या है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये नहीं पता होता कि जनगणना का इंपॉर्टेंस क्या है। राइटर ने एक एक करके पॉइंट्स बताए। पहली चीज़, पहला ये है कि हमें पॉपुलेशन का साइज़ और डेमोग्राफिक्स पता चलेंगे। जनगणना का पहला पर्पस क्या होता है, एक एक्यूरेट, एक सटीक जानकारी मिलती है पॉपुलेशन को लेकर। कितनी आबादी है देश में, किन किन पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से लोग, कितने कितने लोग रह रहे हैं। सरकार को एक बेसिकली डेटा मिलता है। सरकार यहाँ पे समझ पाती है कि देश में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से, कहाँ कहाँ पर कितनी आबादी है, कौन कौन से कैटेगरी के लोग हैं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है पॉलिसी मेकिंग में। सरकार को योजना बनानी है, अपने रिसोर्स जो है लोगों को पहुंचाने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा इंपॉर्टेंस, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। जो ये जनगणना का डेटा है ना, ये हमारी सरकार की हेल्प करता है एक डिसीजन लेने में कि हमें शहर में कैसे खर्चना है, कहाँ कहाँ पर प्लानिंग करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे कैसे बनाना है। वो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कहाँ पे आबादी ज़्यादा है, यहाँ पर इस चीज़ की डिमांड है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, सरकार के पास में प्लानिंग और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक डेटा मिल जाएगा जनगणना के माध्यम से। कहाँ कहाँ पर हेल्थ केयर अच्छा देना है, कहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, कहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाती हैं। फिर तीसरा फ़ायदा है इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन। सेंसस का जो डेटा है ना, ये इलेक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि अब क्या है, आबादी बदल रही है, आबादी चेंज हो रही है। अब जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ गई है आज के समय पर, तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई, तो लोगों को एक रिप्रेजेंटेशन तो मिलना चाहिए पार्लियामेंट में। आपका एरिया में जो आपका एमएलए गया है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक अच्छी खासी पॉपुलेशन को तो रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब पहले के कंपैरिजन पॉपुलेशन बड़ी है, सब जगह उल्टा सीधा होगा, कहीं पर आबादी ज़्यादा है, कहीं पर आबादी कम है। तो कम आबादी के लिए भी एक एमएलए है, ज़्यादा आबादी के लिए भी एक एमएलए है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास में सेंसस आएगा तो हम इक्वली देख सकेंगे कि यहाँ किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से यहाँ पे काम कर सकेंगे, जिसको आप डीलिमिटेशन के नाम से भी जानते हो, है ना। तो डीलिमिटेशन, परिसीमन भी यहाँ पर किया जा सकता है, वो भी सेंसस के बेसिस पर। उसके अलावा सेंसस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अलोकेशन और फंडिंग करी जाएगी। यानी सरकार को अगर कहीं पर फंड देना है, कौन सी जगह पर एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल वेलफेयर, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, वो हमें पता चलेगा। उसके बेसिस पर यहाँ पे सरकार पैसा प्रोवाइड करवा सकेगी, इकोनॉमिक प्लानिंग कर पाएगी, आगे के डिसीजंस को ले पाएगी। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस हो गया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जनगणना को करने में डिले पे डिले हो रहा है, देरी हो रही है, तो उस देरी के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, यानी कि उस देरी के प्रभाव क्या देखने को मिलेंगे, तो इसकी बुराइयां क्या होंगी अगर यहाँ पर जनगणना को करने में देरी की जा रही है। तो पहली चीज़, इससे यहाँ पे कहीं ना कहीं जो राइट बेनिफिशियरीज हैं उनको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। मैं आपको बताऊं, क्योंकि 2011 की जनगणना है और अभी हम 2023 में, भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क हो चुका है, बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई होगी, पॉपुलेशन में बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा 2011 और जो अब की बार नई जनगणना आएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे जो सरकार की स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स आपको देखने को मिल जाएंगी। इवन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इस एक्ट का एग्जाम्पल ले लो, तो ये सब किस बेसिस पर काम कर रहे हैं, 2011 की जनगणना के बेसिस पर। 2011 में जितने लोग थे उसके हिसाब से यहाँ पर ये लोग राशन वगैरह देने का काम कर रहे हैं, या फिर स्कीम्स के थ्रू लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। और 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 का जो जनगणना है ना, उसके अकॉर्डिंग भारत की जो पॉपुलेशन थी वो 121 करोड़ थी, और जो पीडीएस बेनिफिशरीज थे, यानी राशन के बेनिफिट्स उठा पा रहे थे लोग, वो थे 80 करोड़ लोग थे। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने एक अंदाज़ा बोला है कि इंडिया की पॉपुलेशन अभी 141 करोड़ हो चुकी है, 141 करोड़। और पीडीएस कवरेज हमें बढ़ाना होगा, राशन जो हम लोग दे रहे हैं फ्री में लोगों को, वो 97 करोड़ तक लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। तो वही तो बोला जा रहा है कि जब तक हमारे पास में एक एक्यूरेट डेटा नहीं आएगा तब तक हम ये नहीं कुछ कर सकते कुछ भी। तो एक्यूरेट डेटा होगा तब जाकर हम लोग क्या कर सकेंगे, अपनी स्कीम्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। फिर उसके बाद में रिसर्च और एनालिसिस में काफ़ी सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। जो हमारे रिसर्चर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, इनको कहीं ना कहीं आज के समय पर पुरानी वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसी के ऊपर विश्वास करना पड़ रहा है, उसी के बेसिस पर आगे चलना पड़ रहा है। सेंसस का जो डेटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है सैम्पल सर्विस के लिए, जो हमारे देश में कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कह सकते हो कि अलग अलग और रिपोर्ट्स आती हैं, उन रिपोर्ट्स के अंदर भी सेंसस का ही यहाँ पर सोर्स लिया जाता है, तो सेंसस करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसमें भी डिले पे डिले होता जा रहा है। उसके अलावा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये सेंसस डेटा है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को भी यहाँ पर उनकी जो बाउंड्रीज़ है उसको बनाने में मदद करता है। पार्लियामेंट के अंदर स्टेट असेंबलीज़ में यहाँ पर जो सीट्स हैं उसको अलोकेट करने में मदद करता है, क्योंकि ज़्यादा आबादी होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो सीट्स स्टेट असेंबलीज़ और पार्लियामेंट में बढ़ानी पड़ेंगी लोगों के लिए, ताकि उन आबादी को जाकर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो एमएलए है वो जाकर रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेंसस ना आने की वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो भी आज के समय पर क्रिएट हो रही है।
उसके बाद जो माइग्रेशन डेटा है वो उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। सेंसस डेटा के अंदर ही हमें पता चलता है कितने लोग अपना घर छोड़कर गए हैं, दूसरी जगह पर काम कर रहे हैं, दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं। तो ये माइग्रेशन पैटर्न हमें सेंसस करने के बाद ही पता चलता है, और सेंसस में लगातार डिले हो रहा है। इसकी वजह से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास में नहीं आ पा रही है। और कोविड के समय पर भी यही प्रॉब्लम हुआ था। कोविड के समय पर हमें माइग्रेशन डेटा की बहुत ज़रूरत थी, लॉकडाउन के समय पर। तो क्योंकि यहाँ पर उस समय पर एडिक्वेट डेटा नहीं था, प्रॉपर डेटा नहीं था, तो हम लोग माइग्रेंट लेबरर्स को सपोर्ट नहीं कर पाए प्रॉपरली। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक और ज़रूरत, मतलब एक और प्रॉब्लम है। अगर सेंसस में इतनी देरी हो गई है ना, तो इससे कई सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं छूट गई हैं। हमारी डिसीजन मेकिंग में लगातार देरी पे देरी होती चली जा रही है, क्योंकि जितनी देर से सेंसस आएगा उतनी ही ज़्यादा देर से यहाँ पे लोगों को सपोर्ट मिलेगा, लोगों को स्कीम्स के फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि सेंसस नया आएगा 2021 का, क्योंकि 2021 में आना था बट अभी आएगा नया सेंसस, तो ये कैसे डिफरेंट होगा पहले वाले से, 2011 वाले से कैसे डिफरेंट होगा। देखो, पहली बार ऐसा होने वाला है कि पहली बार जो ये लेटेस्ट सेंसस होगा ना, इसमें मोबाइल एप्लीकेशन या डिजिटली एक्टिविटीज़ के माध्यम से क्या होगा, डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। और पहले वाले सेंसस में ऑफलाइन मोड में काम किया था, यहाँ पे ऑफलाइन मोड में भी रहेगा, डिजिटली भी रहेगा। 2021 का जो सेंसस रहेगा, नया वाला जो सेंसस आएगा, इसमें ओबीसी क्लास का जो डेटा है वो भी यहाँ पर आने वाला है पहली बार। उसके अलावा 2021 का जो सेंसस होगा, इसको 18 भाषाओं में कंडक्ट किया जाएगा। जो हमारी 22 भाषाएँ हैं ना, हमारे संविधान में 22वें शेड्यूल के अंदर में 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस जो आपको देखने को मिल जाती हैं, है ना, तो उन सारी की सारी भाषाओं में यहाँ पर अब की बार जो सेंसस है वो कंडक्ट होते हुआ नज़र आएगा। 2011 का जो सेंसस था वो केवल 16 भाषाओं में कंडक्ट हुआ था। अब 2021 का जो ये सेंसस है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर डायनामिक अप्रोच रखेगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब लोगों के पास में, कितने लोगों के पास में इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, LPG, PNG का कनेक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर अब की बार पता चलेंगी। पहली बार यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर सेंसस के अंदर में इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, फटाफट इसको डिस्कस करते हैं। ये था हमारा कंप्लीट एडिटोरियल। मेंस का क्वेश्चन बात करता है, डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ द डिले इन कंडक्टिंग अ सेंसस ऑन प्लानिंग एंड रिसोर्स अलोकेशन। लगातार यहाँ पर सेंसस करने में लगातार देरी होती चली जा रही है, 3 साल लेट हो चुके हैं नया सेंसस आने में। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, प्लानिंग और रिसोर्स अलोकेशन पर क्या दिक्कत पड़ने वाली है। हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ। नियोजन और संसाधन आवंटन पर जनगणना करने में देरी के प्रभावों पर चर्चा करें। 250 शब्दों में आंसर लिखना है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कैसे प्लानिंग के ऊपर असर पड़ सकता है और कैसे जो सरकार के एलोकेशंस है लोगों तक पहुंचाने हैं, सरकार लोगों तक रिसोर्सेज पहुंचाने हैं, वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 60,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, तो उस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप आज के समय पर रन कर रहा है। तो ये था पूरा का पूरा सेशन। आई होप गाइज आपको मज़ा आ चुका होगा। फटाफट प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद अपने सेशन का एंड करते हैं। क्वेश्चन था कि एंशिएंट साउथ इंडिया के रेफरेंस में कोरकई, पोम्पुहर, मुचीरी ये किस चीज़ के नाम से जाने जाते थे। तो ये पोर्ट्स हैं, ध्यान रखना, पोर्ट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, बाकी सारी जो डिटेलिंग्स है वो आपको नीचे प्रोवाइड करवा दी गई हैं। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।